हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पार्ट टू आर एन। अपन ने पिछली क्लास में हार्ट के बारे में स्टार्ट करा था। हार्ट की एनाटॉमी के बारे में अपन ने स्टार्ट किया था। आज अपन हार्ट के बारे में थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं और अपना स्टार्ट करते हैं ऑर्गन। अपन स्टार्ट करते हैं ऑर्गन एसोसिएट विद हार्ट, या अपन बोल सकते हैं एनाटॉमी ऑफ हार्ट। ऑर्गन एसोसिएट विद हार्ट, हार्ट के साथ कौन कौन से ऑर्गन है वो एसोसिएट होते हैं, या इसी चीज को अपन बोलते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। ठीक है, एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है हार्ट की। जब आपका वाइवा होगा तो आपको वाइवा में पूछ रहे थे कि हार्ट की एनाटॉमिकल पोजीशन बता दो। एनाटॉमिकल पोजीशन का मतलब यही होता है कि उसके आगे कौन सा ऑर्गन पाया जाता है, उसके पीछे कौन सा पाता है, उसके नीचे कौन सा पाता है। तो उसके चारों तरफ के ऑर्गन कौन कौन से ऑर्गन उसके आगे पीछे पाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इसके एनाटॉमिकल पोजीशन में जाएंगे। तो सबसे पहले पोजीशन अपन को जो देखनी होगी वो कौन सी देखेंगे अपन। सबसे पहली पोजीशन अपन देखते हैं कि इसके इंफीरियर कौन कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है। हार्ट के इंफीरियर कौन कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है, मतलब हार्ट के नीचे क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, हार्ट रखा हुआ है, मैं इस जगह ये एक्सरे भी लाया हूँ इसलिए समझने के लिए, कि हार्ट को समझने के लिए अपन एक एक्सरे की हेल्प समझते हैं। ठीक है, अपन इसको समझते हैं, इस एक्सरे में देखते हैं। तो आपको इतना तो पता है कि हार्ट है कहाँ पे। जैसे अपन ने देखा, मैंने अपनी पिछली क्लास में भी देखा था कि ये स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर आपकी क्या है, हार्ट है। ये समझ लेना हार्ट है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या है आपकी, हार्ट है। आपको ये व्हाइट व्हाइट वाला पोर्शन जो दिख रहा है ना बीच में, वो हार्ट है, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है, एयर नहीं है। हार्ट के अंदर एयर नहीं होती ना, इसलिए आपको ये एरिया क्या दिखेगा, आपको बिल्कुल व्हाइट व्हाइट एरिया जो आपको बीच में दिखाई देता है, ये क्या है, हार्ट है। इसके अंदर वाला जो एरिया वो क्या है, हार्ट है। क्लियर। अब इस हार्ट के नीचे क्या क्या पाया जाता है, इंफीरियर में क्या क्या पाया जाता है, मतलब ये वाला पोर्शन है वो क्या है, जो हार्ट का ये वाला पोर्शन है। तो आप सबको पता है कि हार्ट के नीचे क्या पाया जाता है, डायफ्राम। हार्ट किसके ऊपर सिचुएटेड होता है, डायफ्राम के ऊपर सिचुएटेड होता है हार्ट। ठीक है, किसके नीचे, डायफ्राम के ऊपर हार्ट सिचुएटेड होता है। सपोज ये हार्ट है आपका, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, डायफ्राम होता है। ये हार्ट है तो इसके नीचे क्या होता है, डायफ्राम होता है। ये बात आप क्लियर करके रखना। और ये भी समझ लेना कि जो डायफ्राम होता है उस पे क्या होता है, एक सेंट्रल टेंडन पाया जाता है। ठीक है, आपको मैं समझा देता हूँ कि ये हार्ट है, ठीक है, ये डायफ्राम है, और हार्ट का डायफ्राम के बिल्कुल बीच में जो एक टेंडन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसको अपन बोलते हैं सेंट्रल टेंडन ऑफ हार्ट। सॉरी, सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम, है ना। इसके जो डायफ्राम है उस पे क्या पाया जाता है, सेंट्रल टेंडन पाया जाता है। क्लियर हुई। हार्ट में क्या होता है, हार्ट में होता है पेरिकार्डियम। हार्ट का एक पार्ट होता है यहाँ पे जिसको अपन बोलेंगे पेरिकार्डियम, बोल सकते हैं उसको। ये पेरिकार्डियम है हार्ट का। ठीक है, ठीक है। तो ये सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम होता है यहाँ पे, और यहाँ पे पेरिकार्डियल होती है, ये पेरिकार्डियम होती है, ये ना। और ये दोनों क्या बनाती है, यहाँ पे जॉइंट बनाती है, पेरिकार्डियल टेंडन जॉइंट बनाती है, पेरिकार्डियल टेंडन स्ट्रक्चर बनती है। इस तरह से ये हार्ट है वो किससे जुड़ता है, आपके सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम से जुड़ता है। मतलब इंफीरियर देखे तो जो हार्ट है वो किससे जुड़ेगा, आपके डायफ्राम से जुड़ता है नीचे की तरफ। सेंट्रल टेंडन पाए जाते हैं इन जो आपके डायफ्राम होते हैं उसमें, क्या पाते हैं, सेंट्रल टेंडन होते हैं। उससे क्या जुड़ते हैं, आपके हार्ट की क्या जुड़ती है, पेरिकार्डियम उससे जुड़ती है, और ये एक स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, इस तरह हार्ट है वो नीचे से किससे जुड़ा होता है, डायफ्राम से जुड़ा होता है, या डायफ्राम पे वो क्या करता रहता है, रेस्ट करता रहता है। क्लियर इतनी बात। उसके बाद अपन जो दूसरी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि नीचे का तो देख लिया कि हार्ट के नीचे क्या है, डायफ्राम। क्लियर, डायफ्राम बड़ी सारी मसल्स होती है, उसके ऊपर हार्ट टिका होता है। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं ऊपर का, सुपेरियर, कि हार्ट के ऊपर क्या क्या है। तो आप समझ लेना कि जो यहाँ पे आप थोड़ा समझना कि जो नीचे वाला एरिया है ना, जो हार्ट के नीचे का एरिया है वो क्या था, डायफ्राम था। ये वाला एरिया यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, हार्ट के नीचे डायफ्राम। क्लियर है। मैं नाम भी लिख देता हूँ, नाम लिखने में अपना क्या ही जाता है, बट थोड़े अलग पेन से, लाइट पेन से लिख देता हूँ। ठीक है, ये एरिया क्या है, डायफ्राम।
अब याद रख लेना कि इसके नीचे एब्डोमिनल कैविटी हो जाती है और डायफ्राम के ऊपर, ये भी देखना कि डायफ्राम के ऊपर जो अपन बोलते हैं वो थोरैसिक कैविटी होती है, डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी होती है। तो डायफ्राम ऐसी स्ट्रक्चर है जो दो कैविटियों को अलग करता है, ऊपर थोरैसिक कैविटी, नीचे आपके एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या क्या स्ट्रक्चर पाई जाती है इसको देखते हैं। हार्ट के ऊपर, यहाँ पर अपन इस एरिया पे देखते हैं हार्ट के ऊपर तो कौन कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है इसको सुनो। तो हार्ट के ऊपर वाला पार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, तो बेस के नियर कौन कौन सी, हार्ट से आप देखते हो कि सपोज ये इस इंसान का हार्ट है, ठीक है, तो बोलते हैं यहाँ से अरोटा निकलता है और अरोटा निकल के इंसान के पीछे आता है। हार्ट के जैसे अरोटा है ना, वो क्रॉस करके, अरोटा है वो यहाँ से क्रॉस करता है, आगे से घूम के आता है और फिर ऊपर से दोबारा नीचे आता है हार्ट अरोटा, है ना। ऐसे जैसे सपोज मैं दिखा नहीं सकता, अरोटा है वो नीचे से आगे होके जाएगा, ये 3D स्ट्रक्चर में समझो कि अरोटा है वो यहाँ से निकला लेफ्ट वेंट्रिकल से और इसके आगे से घूम के दोबारा पीछे होके आता है। मतलब अरोटा हरदम कहाँ पाया जाता है, जो आगे से घूम के जाता है इसको असेंडिंग अरोटा बोलते हैं, ये आर्क हो जाता है, और जो नीचे आता है उसको डिसेंडिंग अरोटा बोलते हैं। तो आर्क ऑफ अरोटा होता है वो हरदम कहाँ होता है, ऊपर होता है। ठीक है, तो हार्ट के ऊपर पहली चीज तो क्या है, अरोटा, ये अपन बोल सकते हैं आर्क ऑफ अरोटा पाया जाता है। ठीक है, पहली चीज तो अरोटा हो गया। दूसरा, जो आपके ग्रेटर वेसल्स अपन ने देखी थी, ये अरोटा की कहानी खत्म करो, आर्क ऑफ अरोटा हो गया। दूसरा अपन देखते हैं कि, ये देखते हैं अपन दूसरा कि जो अपन ने देखा था शुरू में कि ऊपर से कुछ वेन आ रही थी जिसको अपन बोलता है सुपर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, वो भी हार्ट के ऊपर से तो आती है। तो अपन दूसरा बताएंगे हार्ट के ऊपर पाई जाती है सुपीरियर वेना केवा, जो ऊपर से जितना भी ब्लड का ब्रेन की तरफ से आपके नेक से जो भी सर्कुलेशन को लेके आती है वो कौन सी होती है, सुपर वेना केवा, वो भी हार्ट के ऊपर ही आती है, ऊपर से तो एंट्री करती है। साथ में अपन ये भी देखते हैं कि आप स्ट्रक्चर भी देखोगे कि जैसे राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ पल्मोनरी ट्रंक निकलता है, फिर वो आगे जाके दो पार्टों में पड़ जाता है, एक राइट और एक लेफ्ट। राइट वाला है वो राइट लंग्स में जाएगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट लंग्स में जाएंगे, लंग्स दो होते हैं ना, तो इसलिए दो पार्ट में बाइफर्निकेट होते हैं। ठीक है, राइट एट्रियम से निकलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, पल्मोनरी ट्रंक बोलते हैं। ठीक है, तो पल्मोनरी ट्रंक भी हार्ट के ऊपर जाके खुलता है, तो अपन ये भी बोल सकते हैं एक पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी सर्कुलेशन भी हार्ट के ऊपर होता है। तो आपको ये जो भी इनको सबको अपन बोलते हैं कलेक्टिवली ग्रेटर वेसल्स, ग्रेटर वेसल्स। तो जितने भी ग्रेटर वेसल्स है वो कहाँ पाई जाती है, हार्ट के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, जितनी भी ग्रेटर वेसल्स है वो कहाँ पाई जाती है, हार्ट के ऊपर पाई जाती है। तो सुपीरियर क्या क्या पाएगा, अरोटा पाएगा, सुपीरियर वेना केवा पाएंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन पाएगा, है ना। जो अपन मैं आपको स्ट्रक्चर बना के यहाँ पे दिखाता हूँ, तो आपके सपोज ये आपके हार्ट है, तो यहाँ तो आपके क्या है, सुपीरियर वेना केवा, क्या है, सुपीरियर वेना केवा। कभी जब भी सुपीरियर वेना केवा में आपकी सेंट्रल लाइन, जानते हो सेंट्रल लाइन क्या होती है, आप हॉस्पिटल में जाओगे तो जिन इंसान को अपन नॉर्मली वीगो लगा देते हैं, आपने कभी कंडीशन सोचो कि वीगो 3-4 दिन चलता है। यदि कोई पेशेंट है, और आप ये भी समझो कि वीगो से अपन हर दवा नहीं दे सकते, यदि किसी को केसीएल चलना होता है, ठीक है, आप आईसीयू में काम करोगे, किसी को केसीएल चलना होगा तो केसीएल वीगो से नहीं लगा सकते, आपको टीपीएन देना होगा, टीपीएन वीगो से नहीं लगा सकते, आपको कीमोथेरेपी देनी है तो आप कीमोथेरेपी वीगो से नहीं दे सकते। वीगो मतलब कि आपका कैनुला, कैनुला से आप नहीं दे सकते। ठीक है, उसको देना होगा तो सेंट्रल लाइन से देना होगा। कई इंसान होते हैं जिनको कैनुला लग ही नहीं पता, तो उसको सेंट्रल लाइन डाल दी जाती है। कई इंसान होते हैं जिनको तो लंबी 6-6 महीने तक एडमिट करना होता है, तो वो कब तक कैनुला लगाओगे, तो उनको सेंट्रल लाइन डालते हैं, वो गले से डालते हैं, वो कहां से डालते हैं, आपके सुपीरियर वेना केवा में डालते हैं, डायरेक्ट हार्ट में डालते हैं, उसको डायरेक्ट हार्ट में डालते हैं, सुपीरियर वेना केवा में डालते हैं। ठीक है, तो उसकी लोकेशन को देखने के लिए उसके बाद में अपन एक्सरे कराते हैं, जैसे सीवीपी डाली, एनेस्थीसिया वाले आए उन्होंने सीवीपी डाली, तो जैसे वो सीवीपी डाल के गए तो उसके बाद में अपन एक्सरे कराते हैं, और अपन को आप देखना वो सीवीपी लाइन है ना, वो आपको इस एक्सरे में दिखेगी। आपको सेकंड ईयर में काफी अच्छी तरह आपको सीवीपी के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मैं ही आपको बहुत अच्छे से आपको सीवीपी के बारे में पढ़ाऊंगा, तो उसमें देखूंगा कि एंड में अपन सीवीपी का एक्सरे कराते हैं और उस टाइम देखते हैं कि इस तरह आपको यहाँ पे एक्सरे में यहाँ पे आपको वो सीवीपी दिखेगी, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे आपकी कौन सी स्ट्रक्चर होती है, सुपीरियर वेना केवा होती है। क्लियर, यदि यहाँ पे आपको इस एरिया पे, ये एरिया होता है, यहाँ पे जाके आपके जो पल्मोनरी ट्रंक है वो डिवाइड हो जाता है, ये राइट एट्रियम था और यहाँ पे जाके आपको पल्मोनरी ट्रंक डिवाइड हो जाता है।
है ना। तो यहाँ पे आप कभी देखना कि इस एरिया को, लेफ्ट जो लंग्स होता है उसके इस एरिया को अपन क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है पल्मोनरी ट्रंक पाया जाता है, जो आपको पल्मोनरी वेसल्स है वो पाई जाती है, और पल्मोनरी ट्रंक के अंदर क्या है, ब्लड है। तो इन यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा व्हाइट स्पॉट दिखेगा, जैसे टीबी के पैच दिखते हैं ना, टीबी के पैच दिखते हैं, फ्लूइड युक्त होता है टीबी में, उस तरह से यहाँ पे भी आपको थोड़ा थोड़ा व्हाइट दिखेगा। जैसे यहाँ पे ये देखो थोड़ा थोड़ा व्हाइट स्पॉट दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। इस एरिया को अपन बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। और हाइलम क्या बताता है कि यहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, यहाँ पे लंग्स के जो वेसल्स है वो एंट्री कर रही है, पल्मोनरी ट्रंक एंट्री कर रहे हैं। तो ये भी हार्ट के ऊपर ही होगा ना एक तरीके से। एक आपको स्ट्रक्चर दिखेगी, यहाँ पे कोई चीज दिखती है यहाँ पे, तो ये होता है आर्कोपरोटा। वैसे यहाँ पे कोई आपको गड़बड़ी नहीं दिखेगी, इसके लिए फिर अपन को ज्यादा ही इन्वेस्टिगेशन करानी होती है। लेकिन यहाँ पे कोई गड़बड़ी होती है, यहाँ पे मान लो एकदम से अरोटा रप्चर हो गया, तो यहाँ पे बहुत सारा व्हाइट कलेक्शन दिख रहा है, इतना सारा, तो आप समझ रहे हैं अरोटा रप्चर हो गया। वैसे अरोटा का कोई काम नहीं पड़ता, अरोटा का काम आपको एक्चुअली नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे अरोटा होती है। तो ये सुपेरियर कौन कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है? वेसल्स पाई जाती है। हार्ट के सुपेरियर देखेंगे तो क्या पाई जाती है? वेसल्स पाई जाती है। ठीक है, मैं आपको क्लियर समझा देता हूँ, ये आपको क्लियरली समझा देता हूँ कि देखिए, सॉरी, ये आपका क्या था? हार्ट था। ठीक है, नीचे डायफ्राम बना दिया था। अब इसमें क्या क्या एंट्री करते हैं? एक तो आपकी एंट्री क्या कर जाता है? सुपेरियर वेना केवा, यहाँ पे होती है। ठीक है, यार ये सपोज ये हार्ट था, ये तो सुपेरियर वेना केवा गई, ज्यादा ऊपर बना दिया हार्ट, कोई बात नहीं, ये तो सुपेरियर वेना केवा हो गई, तो ज्यादा ऊपर बन गया हार्ट। ठीक है, सुपेरियर वेना केवा हो जाती है। यहाँ पे अपन बात करते हैं तो यहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन हो जाता है। ठीक है, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया, ये इसी को हाइलम बोल दो। और यदि अपन बात करें कि यहाँ पे आपके क्या पाया जाता है, यहाँ पे आपके क्या पाया जाएगा? अरोटा पाया जाएगा। तो इस तरह आप देख लो, ये सुपेरियर स्ट्रक्चर हो जाती है, हार्ट के ऊपर पाने वाली स्ट्रक्चर हो गई। क्लियर? अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट, पोस्टीरियर, कि हार्ट के पीछे कौन कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, तो इसको भी समझना। अब ये एक्सरे में नहीं दिखेगा, एक्सरे में ऊपर का दिख सकता है, नीचे का दिख सकता है, लेकिन पीछे क्या है वो दिख सकता है क्या? बिल्कुल दिखता है। हार्ट को आप देखोगे तो आपको पीछे का भी दिखता है, लेकिन इतना इजीली नहीं दिखेगा वो, है ना, क्योंकि पीछे बोन होती है वो दिखती है। आप बताओ हार्ट के पीछे क्या होता है? आप खुद सोच के बताओ कि हार्ट के पीछे क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले याद रखना, ईसोफेगस। अब जानते हो ईसोफेगस क्या होता है? ईसोफेगस होता है आपकी खाने की नली। आपको पता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा कि ये खाने की नली होती है, वो खाने की नली के आगे होती है सांस की नली। ठीक है, ये सांस की नली आगे जाके दो पार्टों में डिवाइड हो जाती है, और ये खाने की नली इसके आगे फिर ये स्टोमक ऐसे डिवाइड हो जाती है। ठीक है, आप खुद देखो कि आपके गले पे हाथ लगाओ तो आगे की तरफ क्या है? ट्रैक क्या है? सांस नली है, उसके पीछे खाने की नली है। ठीक है, और इस खाने की नली के ऊपर एपिग्लोटिस पाया जाता है ना। जब आपको इंट्यूबेशन करते हैं, इंट्यूबेशन एक प्रोसेस होता है, आपको आगे जाके बताऊंगा, उसमें इसमें नली डाली जाती है। ठीक है, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन होता है। ठीक है, तो ईसोफेगस होता है आपके कहाँ पे? ये भी आपके हार्ट के पीछे होता है। अब सपोज करो यहाँ पे लंग्स हो गए, ये लंग्स हो गए, और इसके पीछे ये नली भी तो गई, यहाँ पे हार्ट पाएगा। आपका हार्ट है वो इन लंग्स के यहाँ पे पाएगा, और इसके पीछे ये सांस खाने की नली भी तो है। तो याद रखना, हार्ट के पीछे क्या है? खाने की नली है। और इसके पीछे फिर आपके रीढ़ की हड्डी हो गई, थोरासिक वर्टिब्रा हो गई। तो ये भी याद रखो कि इसके पीछे क्या है? थोरासिक वर्टिब्रा हो गई। क्या हो गई? थोरासिक वर्टिब्रा हो गई। उसके पीछे देखें तो आप ये भी समझो कि हार्ट के पीछे लंग्स की भी कोई स्ट्रक्चर पाएगी क्या? तो जो ब्रोंकियोल में डिवाइड हुआ है, लंग्स भी तो पाएंगे, ब्रोंकियल डिवाइड हुआ है, तो आप ये भी कह सकते हो कि जो ब्रोंकियल है, ब्रोंकियल है, या ब्रोंकियल जो स्टेम होते हैं, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, ब्रोंकियल ना भी बोलो तो ब्रोंकस, है ना, ये आपको आगे बताऊंगा। तो ये भी हार्ट के पीछे ही पाए जाते हैं, लंग्स वंग्स है वो भी हार्ट के पीछे ही पाए जाते हैं। ठीक है, एक स्ट्रक्चर वो मैंने बताई थी, जो अरोटा था, जो अरोटा था, ये अरोटा जो घूम के आया है, वो घूम के भी तो, जैसे ये आगे से घूमता है और फिर घूम के पीछे ही तो आता है अरोटा। तो जो अरोटा होता है ना, वो भी हार्ट के पीछे से घूम के नीचे जाता है ना। अरोटा भी हार्ट से क्या होता है, सपोज ये हार्ट है, ठीक है, इस लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा निकलता है
है ना। और अरोटा हार्ट के पीछे से घूम के फिर नीचे आता है। 3D में समझाता, कभी मैं 3D में होता तो, कि हार्ट के जैसे गांठ लगा के नीचे की तरफ आता है पीछे से, ठीक है। तो इसके पीछे अरोटा भी पाया जाता है, और अरोटा का कौन सा पार्ट, डिसेंडिंग अरोटा, कौन सा, डिसेंडिंग अरोटा वाला पार्ट भी पाया जाता है। क्लियर। और सबसे लास्ट में तो आपको पता है थोरैसिक वर्टिब्रा पाई जाती है। तो अपन ने देखा, मैं दोबारा समझा देता हूँ, कोशिश करता हूँ समझाने की, समझ में आए ना आए आपके ऊपर। सबसे आगे तो क्या होता है आपका, लंग्स होता है। लंग्स की ये सांस की नली हो गई, और उसके बाद में ये आपके फेफड़े हो गए, ये फेफड़े हो गए। आपको पता है कि आपका हार्ट यहाँ पाया जाता है। अब समझना कि लंग्स के पीछे, सांस की नली के पीछे क्या है, खाने की नली। तो आप समझ लेना कि मैं ऐसे समझ रहा हूँ कि ये पोस्टर है इधर की तरफ, है ना। तो ये हार्ट कहाँ चले गया, ठीक है। अब ये खाने की नली आ गई, ये खाने की नली आ गई, और ये आगे जाके क्या हो गया, स्टमक बन गया। और उसके पीछे थोरासिक वर्टिब्रा आ गई, ठीक है। तो पीछे क्या है, थोरासिक वर्टिब्रा हो गई, ये ईसोफेगस हो गया, ठीक है, ये ईसोफेगस हो गया, ये थोरासिक वर्टिब्रा हो गई, है ना। और ये फेफड़ों के पीछे जो ये स्टेम में डिवाइड हुआ है, ये भी तो कहीं ना कहीं ब्रोंकियल मार्किंग, अंदर जाके ब्रोंकियल मार्किंग में डिवाइड होता है, तो ये ब्रोंकियल मार्किंग भी पाई जाती है, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर अपन देख सकते हैं कि इस हार्ट के पीछे क्या है, अंदर की तरफ क्या है। तो आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ा सी वर्टिब्रा भी दिखेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आप एपी व्यू में देखो, पीए व्यू देखो, सॉरी एपी व्यू में देखते हो तो आपको थोड़ा सी वर्टिब्रा दिखती है। पीए व्यू में आपको थोड़ा सी वर्टिब्रा भी थोड़ी बहुत दिखेंगी, ठीक है। आप डिटेल में जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये, है ना। तो हार्ट के पीछे क्या क्या पाया जाता है, ईसोफेगस पाया जाता है, थोरासिक वर्टिब्रा पाई जाती है, ब्रोंकियल ये पाया जाता है, अरोटा पाया जाता है ना। आप कभी आइडिया भी लगाना, जिस इंसान को कई बार गैस बन जाती है, ईसोफेगस में कोई इंजरी हो जाती है, तो अपन कहते हैं कि हार्ट बर्न हो रहा है। क्यों बोलते हैं, यदि आपकी ईसोफेगस में कोई इंजरी हो गई तो ऐसा लगता है कि हार्ट उसके आगे ही तो है, ईसोफेगस के थोड़ा सा आगे ही तो हार्ट होता है। तो जैसे ईसोफेगस में दर्द होता है तो ऐसा लग रहा है कि हार्ट में दर्द हो रहा है, हार्ट में जलन हो रही है, तो उसको अपन बोलते हैं हार्ट बर्न बोलते हैं। आपको आगे जाके समझाऊंगा मेरे बात। इसको अपन क्या बोलते हैं, हार्ट बर्न बोलते हैं, क्योंकि ईसोफेगस हार्ट की एक सेम लोकेशन है, बस आगे पीछे होते हैं ये, ठीक है। ईसोफेगस सांस की नली, सॉरी खाने की नली, ठीक है। एक स्ट्रक्चर और देखते हैं जो सिंपल है, चौथी, लेटरल क्या क्या स्ट्रक्चर पाई जाती है। अब हार्ट के अगल बगल में कौन कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है वो तो आप सबको पता है कि हार्ट के अगल बगल में क्या पाएंगे, आपके फेफड़े, ठीक है। क्या पाए जाते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन या आपके लंग्स, क्या पाएंगे, लंग्स। हार्ट के बगल में क्या पाएंगे, लंग्स। मीडिया स्टाइनम में होता है, तो अगल बगल में क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है, सॉरी आप खुद बताना कि ये स्ट्रक्चर क्या है, हार्ट की लंग्स ही तो है, ये क्या है, लंग्स है। तो हार्ट के बगल में क्या पाते हैं, लंग्स पाते हैं, ठीक है। हार्ट के ऊपर कुछ नहीं है, बगल में क्या है, लंग्स पाएंगे। अब ये कहता है कि हार्ट के एंटीरियर क्या है, पोस्टीरियर तो अपन ने देख लिया, लेकिन हार्ट के एंटीरियर में क्या है, ठीक है, एंटीरियर ऑफ हार्ट। अब हार्ट के आगे क्या पाया जाता है बताओ। सपोज करो कि कोई सर्जन है, वो हार्ट तक पहुंचना चाहता है, आपकी छाती को काट के वो हार्ट तक पहुंचना चाहता है, तो कैसे पहुंचेगा। सबसे पहले वो आपकी स्टर्न हड्डी को काटेगा सामने। तो जब भी हार्ट की सर्जरी होती है ना, कार्डियक सर्जरी, जिसको अपन बोलते हैं कार्डियोथोरेसिक सर्जरी बोलते हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, स्टर्नम को ही काटा जाता है हार्ट तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल ग्राइंडर आते हैं, जैसे मिस्त्री यूज करते हैं ग्राइंडर, वैसे ग्राइंडर्स आते हैं, मशीन आती है जो गोल गोल घूमती है और वो हार्ट को, स्टर्नम को काट देती है, ठीक है। और फिर दोबारा पैकिंग करते हैं ना, तो हार्ट को जोड़ते हैं, तो भी हड्डियों में टांके लगाते हैं, तो बहुत मोटे मोटे तार से टांके लगते हैं। आप कभी देखना, जब आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में काम करोगे तो वहां पे हार्ट सर्जरी देखना, कभी जाके आपको देखने को मिलेगी बड़े बड़े एल्यूमिनियम के तार होते हैं, उनसे सर्जरी करते हैं। तो स्टर्नम कटता है वहां पे, है ना। स्टर्नम के बाद में कुछ फैट टिश्यू आते हैं, फैट टिश्यू जिसको अपन ने बोला एडिपोस टिश्यू। मैंने बोला था कि ये एडिपोस टिश्यू आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, एरियोलार एडिपोस टिश्यू सबसे ज्यादा पाए जाने वाले टिश्यू है ये। तो फैट होता है, जैसे थोड़ा सा आप हार्ट के नीचे जाओगे तो कुछ फैट होता है जिसको काट काट के सर्जन बाहर निकालता रहता है, ठीक है। वहां पे पोर्टरी से थोड़ी ब्लीडिंग भी होती है, भाई इस फैट टिश्यू में तो ब्लीडिंग भी होती है ना, तो इस ब्लीडिंग को पोर्टरी होती है, एक मशीन होती है जिससे वो ब्लीडिंग रुकती है, तो ब्लीडिंग को रोके जाते हैं पोर्टरी कर करके, ठीक है। और उसके बाद जाके क्या आता है आपका हार्ट। तो हार्ट के आगे क्या है, स्टर्नम है। आपको यदि यहाँ पे देखोगे तो इसके आगे, यदि आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे हो तो इसके आगे ये पार्ट है ना, ये स्टर्नम है,
ठीक है, ये पार्ट क्या है, स्टर्नम है। इससे ऊपर जाके क्या जाता है, एंगल ऑफ लुइस, यहाँ पे क्या जाता है, एंगल ऑफ लुइस। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर भी अपन देखते हैं। क्लियर। आपको मैं कोशिश करूंगा कि एक साथ ये सारे पीडीएफ किसी एक जगह प्लेटफॉर्म पे दे दूं। तो इस तरह से अपन ने हार्ट की क्या देखी, एनाटॉमिकल पोजीशन। नीचे क्या है, डायफ्राम है, मेन ऊपर क्या है, ग्रेटर वेसल्स है। ठीक है, पोस्टीरियर क्या है, आपके खाने की नली हो गई, पेट की हड्डी हो गई, और थोड़ा सा लंग्स हो गया और अरोटा हो गया। ठीक है, लेटरल बगल में क्या है, फेफड़े हैं, और आगे क्या है, स्टर्नम है और कुछ फैट टिश्यू है। तो ये अपन ने इसकी डिटेल में क्या देखी, एनाटॉमिक पोजीशन अपन ने हार्ट की देखी। कोई पूछे तो आप तुरंत एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ हार्ट बता सकते हो। क्लियर हुई इतनी बात। अब अपन देखते हैं हार्ट की स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हेडिंग डालो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ठीक है, हेडिंग डालो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को अपन देखते हैं कि हार्ट की कितनी लेयर होती है। एक तरह से अपन देखें हार्ट की वॉल, या आप हेडिंग डाल सकते हो हार्ट वॉल। अपन हार्ट की दीवार के बारे में देखेंगे, हार्ट की वॉल के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि हार्ट में मेनली 3 लेयर पाई जाती हैं। कितनी लेयर पाई जाती है, 3 लेयर पाती हैं। सबसे बाहर वाली है पेरिकार्डियम, कभी एपिकार्डियम मत बोल देना, पेरिकार्डियम होता है। बीच वाली होती है उसको अपन बोलते हैं मायोकार्डियम। क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम। और जो सबसे अंदर होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, एंडोकार्डियम। तो हार्ट की 3 लेयर होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। ये हार्ट की 3 लेयर है। क्लियर हुई इतनी बात। सबसे पहले अपन करते हैं पेरिकार्डियम के बारे में। ठीक है, किस बारे में, पेरिकार्डियम के बारे में। तो समझना पेरिकार्डियम। ठीक है, अब स्टार्ट देखते हैं, पेरिकार्डियम करते हैं अपन, डिटेल में देखते हैं पेरिकार्डियम को। स्लिप मत हो जाना, ध्यान से देखना। देखो, जब आप देखोगे, जब आप एक सर्जन किसी तरह से स्टर्नम को काटता है, उसके बाद में वो फैट टिश्यूज को उठा देता है, उसके बाद में उसको हार्ट दिखता है, तो डायरेक्ट हार्ट नहीं दिखता। हार्ट एक बहुत टाइट टफ लेयर होती है पेरिकार्डियम, उसमें बंद रहता है ना। हार्ट है वो एक टफ लेयर पेरिकार्डियम होती है, उसके अंदर बंद रहता है, फिर उस पेरिकार्डियम को खोला जाता है, उसको काटा जाता है। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि जो पेरिकार्डियम होता है ना, इस ये भी क्या होती है, डबल वॉल्ड लेयर होती है। डबल वॉल्ड होता है। खुद पेरिकार्डियम की बताता हूँ कि ये भी डबल वॉल्ड या डबल वॉल बोल सकते हैं। डबल वॉल्ड तो क्या होता है कि ये भी एक क्या होता है, डबल वॉल सैक होता है, थैला हो सकता है, क्योंकि पेरिकार्डियम के अंदर हार्ट रहता है। पेरिकार्डियम में बहुत बड़ी लेयर होती है, टफ लेयर होती है ना। अब पेरिकार्डियम भी क्या होता है, ये भी लिख सकते हो आपकी आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट है ना। हार्ट इसके अंदर बंधा हुआ होता है, आप ये मान सकते हो। देखो, जनरली अपन बुकों में पढ़ लेते हैं कि हार्ट के 3 लेयर, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। लेकिन जब आप कार्डियक सर्जरी देखोगे ना, तो पेरिकार्डियम बहुत बड़ी लेयर है। पेरिकार्डियम बिल्कुल एक थैला जैसा दिखता है। इसलिए अब जब सर्जन होता है ना, तो मायोकार्डियम इनको इतनी जल्दी नहीं काटता, लेकिन पेरिकार्डियम को काट के जाना पड़ता है उसको। हार्ट उसके अंदर बंद पैक रहता है, वो टाइट लेयर होती है। अब देखो, पेरिकार्डियम भी एक्चुअली मैंने बोला डबल वॉल से है, 2 वॉल होती है, मतलब पेरिकार्डियम भी 2 टाइप का होता है। मतलब कि 2 लेयर पेरिकार्डियम की पाई जाती है। एक होता है फाइब्रस पेरिकार्डियम। क्या होता है, फाइब्रस पेरिकार्डियम। जो ऊपर वाला होता है, आउटर वाला होता है, उसको क्या बोलते हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम होता है, जो आउटर होता है। ठीक है, जबकि जो अंदर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं सीरस पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं, सीरस पेरिकार्डियम। जो अंदर वाली लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, सीरस पेरिकार्डियम, जो इनर लेयर होती है। ठीक है, क्योंकि बाहर वाली उसको क्या बोला अपने, फाइब्रस पेरिकार्डियम, है ना। ये फाइब्रस होती है, वो बहुत ज्यादा टफ होती है, बहुत ज्यादा टाइट होती है। क्योंकि सीरस पेरिकार्डियम तो वही होती है, एक तरह की क्या है, सीरस मेम्ब्रेन है। क्या है, सीरस मेम्ब्रेन है। अब आप जानते हो सीरस मेम्ब्रेन क्या होती है, आप जानते हो सीरस मेम्ब्रेन क्या होती है। अब आप समझते हो सीरस मेम्ब्रेन क्या होता है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि अपनी बॉडी में 3 सीरस मेम्ब्रेन पाई जाती है। पेरिटोनियम, पेरिटोनियम में पाती है, प्लूरल में पाई जाती है, जो हार्ट के अगल बगल में होती है, और पेरिकार्डियम में पाई जाती है। तो ये वो ही पेरिकार्डियम की सीरस मेम्ब्रेन है। इसकी 2 लेयर होती है। हर सीरस मेम्ब्रेन में 2 लेयर होती है, जो आउटर वाली होती है और एक इनर वाली होती है। आउटर वाली को अपन क्या बोलते हैं, आउटर वाली को अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलते हैं क्या, पैराइटल। क्या बोलते हैं, पैराइटल पेरिकार्डियम। ठीक है,
उसको अपन क्या बोलते हैं, पैराइटल पेरिकार्डियम। और जो इनर वाली होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, विसरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विसरल या विस्केरल बोल दो या विसरल पेरिकार्डियम बोल दो, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एक स्पेस क्रिएट होता है, इन दोनों लेयर के बीच में एक स्पेस होता है, उस स्पेस को अपन क्या बोलते हैं, एक स्पेस होता है, थोड़ा टाइट लिख दो कि इन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है, उस स्पेस को बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। क्या होता है, पेरिकार्डियल स्पेस, जिसमें क्या भरा होता है, पेरिकार्डियल, इसके अंदर क्या भरा होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड इसके अंदर क्या होता है, भरा होता है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है 15 से 50 ml। कितनी होती है, 15 से 50 ml। और ये क्या काम आता है, ये दोनों लेयर के बीच में जो होने वाला फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन को क्या करता है, कम करता है, उनको आपस में नहीं रगड़ने देता, ठीक है। अब इनको एक बार मैंने जल्दी जल्दी में बता दिया, एक बार आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। जो पेरिकार्डियम होता है उसकी जो आउटर लेयर है, मतलब कि पेरिकार्डियम है वो भी दो लेयर का मिलकर बना होता है। कितनी लेयर से मिलकर बना होता है, दो लेयर से मिलकर बना होता है। बाहर वाली है वो कौन सी होती है, बाहर वाली जो लेयर है उसको अपन क्या बोलते हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम बोलते हैं, है ना। और ये बहुत क्या होती है, टफ होती है, टाइट होती है, टफ होती है, ना, नॉन इलास्टिक होती है, बिल्कुल हल्की नहीं होती, बहुत टाइट होती है, वो नॉन इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है, बिल्कुल पत्थर जैसी होती है। इसमें फाइब्रस टिश्यू होते हैं, मतलब कि आप मान सकते हो डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस या फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती है। आपको पता है ना, कनेक्टिव टिश्यू तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस या डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा आपके कौन से कनेक्टिव टिश्यू थे, स्पेशल, जिसमें बोन आ जाती है, या आपके बोन वाला सिस्टम आ जाता है, बोन कार्टिलेज आ जाती है, या फिर ब्लड लिम्फ आ जाता है। अब जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है इसमें क्या होता है कि मैट्रिक्स कम होता है, फाइबर ज्यादा होते हैं। ये भी दो टाइप का था, डेंस रेगुलर और डेंस इनरेगुलर। तो ये होता है डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आपके पेरिकार्डियम, ड्यूरामेटर, आपके ट्यूनिका एडवेंटिशिया ये आ जाती है ना। एक्चुअली बताया जाता है कि ये है ना, बाहर वाली लेयर है, आउटर पेरिकार्डियम है, ये भी अपन कह सकते हैं कि आउटर पेरिकार्डियम है, बाहर वाला पेरिकार्डियम होता है। ये अपन कह सकते हैं आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाली यही हुई, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट। ये हार्ट की आउटर मोस्ट है, सबसे बाहर वाली लेयर होगी या नहीं होगी, ठीक है। कई बुकों में बताया जाता है कि देखो जो ग्रेटर वेसल्स, सुपीरियर वेना केवा, ये जितनी भी ग्रेटर वेसल्स है, आपको ये बताया था कि ब्लड वेसल्स में भी तीन लेयर होती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा। और उसने भी बताया था कि ट्यूनिका एडवेंटिशिया वो किसकी बनी होती है, डेंस होती है, बिल्कुल फाइबर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, DIRCT की बनती है, डायरेक्ट इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की होती है। तो बताया जाता है कि जो हार्ट की फाइब्रस पेरिकार्डियम है ना, वो जो सुपीरियर वेना केवा या जो भी ग्रेटर वेसल्स उनकी आउटर लेयर होती है, उसी की कंटिन्यूटी होती है, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि कंटिन्यू स्ट्रक्चर ऑफ आउटर लेयर ऑफ ग्रेटर वेसल्स। जो ग्रेटर वेसल्स की जो आउटर लेयर होती है, ठीक है, कौन सी होती है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। कई बताया कि ट्यूनिका एडवेंटिशिया की क्या होती है, कंटिन्यूटी होती है, उसी की क्या होती है, कंटिन्यूटी होती है, ठीक है। वो ट्यूनिका एडवेंटिशिया ने इनको क्या कर लिया, कवर कर लिया, ठीक है। अब इसका काम क्या क्या होता है, इसका क्या क्या फंक्शन होता है, यदि अपन बात करेंगे फंक्शन ऑफ फाइब्रस, जो फाइब्रस पेरिकार्डियम, तो जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है, यदि अपन इसके फंक्शन की बात करें तो क्या क्या काम आता है, ये फाइब्रस पेरिकार्डियम में क्या क्या काम आ जाता है, तो ये भी अपन देखते हैं कि क्या क्या काम आएगा। पहली बात तो एंकरिंग करने के काम आता है। यदि हार्ट किसी स्ट्रक्चर से, जैसे नीचे अपन देखें तो नीचे आपने कहा कि डायफ्राम से जुड़ता है, आगे फैट टिश्यू से जुड़ रहा है, ऊपर काफी सारी वेसल्स से जुड़ रहा है, पीछे की तरफ ये ब्रोंकस से जुड़ रहा है, या आपके ये इसोफेगस से जुड़ रहा है। तो इन सबको जोड़ने का काम है, एंकरिंग का काम है, वो कौन करता है, फाइब्रस पेरिकार्डियम करता है। दूसरी बात, प्रोटेक्शन का काम करता है, बाहर से कोई चीज आ रही है, इंजरी ना हो जाए, तो प्रोटेक्शन का काम करता है। यदि आप डायरेक्ट चक्कू भी घुसाओगे ना, तो उस चक्कू में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो आपकी पेरिकार्डियम को छेद करके निकल जाए।
यदि उसको छेद करके नहीं, क्योंकि पेरिकार्डियम बहुत टफ है, इसको काटना भी बहुत हार्ड होता है। इसको बिल्कुल शार्प ब्लेड से काट सकते हो आप, ये नहीं चाकू से काट दोगे, शार्प ब्लेड से ही इसको काटा जा सकता है। ठीक है, तो ये हार्ट को प्रोटेक्ट भी करता है। दूसरा कि वो प्रिवेंट ओवर डिस्टेंशन ऑफ हार्ट। ऐसा नहीं कि हार्ट कितना ही फूल जाए, ये ज्यादा हार्ट को फूलने भी नहीं देगा, ओवर डिस्टेंशन ऑफ हार्ट, क्योंकि ये इलास्टिक नहीं होता, ये इलास्टिसिटी नहीं होती कि एक बार फूल गया तो दोबारा अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। एक बार फूल गया तो फूला ही रहेगा वो, इसलिए इतना टाइट होता है कि फूलता ही नहीं है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि हार्ट धड़का तो ये इसकी साइज बढ़ती है, ये बिल्कुल फिक्स रहता है, एक थैला होता है ये तो, एक थैला होता है। जब आपको हार्ट तक पहुंचना होगा तो इस फाइब्रस पेरिकार्डियम को भी काटना होता है। ऐसे कहते हैं कि अभी तो पेरिकार्डियम कट रहा है, या जब जो हम मेरे कुछ दोस्त जो कार्डियक सर्जरी में काम करते हैं तो वो आईसीयू में काम करते हैं, तो ये होता है कि भाई पेशेंट है, ओटी से आईसीयू आता है, तो आईसीयू वाले पूछते रहते हैं कि भाई कितना टाइम लगेगा अभी ओटी में, कितना टाइम लगेगा, तो कहता है कि अब पेरिकार्डियम बंद हो रही है, मतलब हम समझ लीजिए ऑपरेशन खत्म हो गया है, अब पेरिकार्डियम को बंद कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो ये होता है कि प्रिवेंट ओवर डिस्टेंशन ऑफ हार्ट को भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, और दूसरा ये कि डायफ्राम से तो जुड़ा होता ही है। तो ये अपन ने पढ़ा कि फाइब्रस, अपन ने ये देखा कि फाइब्रस पेरिकार्डियम की क्या क्या फंक्शन है, उसको भी अपन एक बार देख लिया। उसके बाद अपनी दूसरी लेयर है, वो कौन सी है, सीरस मेम्ब्रेन ऑफ पेरिकार्डियम। ठीक है, सीरस पेरिकार्डियम इसको बोल सकते हैं कि सीरस पेरिकार्डियम। अब अपन देखेंगे सीरियस पेरिकार्डियम भी। ठीक है, इस सीरस पेरिकार्डियम कौन कौन सी है उसको अपन एक बार देख लेते हैं। देखो, सीरस पेरिकार्डियम कार्डियम होती है, ये होती है इनर पेरिकार्डियम भी बोल सकते हैं इसको, ये जो अंदर वाली पेरिकार्डियम होती है वो भी बोल सकते हैं इनर पेरिकार्डियम। ठीक है, क्या होती है, इनर पेरिकार्डियम होती है। क्लियर है बात? या इसको अपन सीरस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। आपको बताया था कि अपने पूरी बॉडी में 3 सीरस मेम्ब्रेन देखी थी, पैराइटल, सॉरी प्लूरल सीरस मेम्ब्रेन, पेरिटोनियल सीरस मेम्ब्रेन, और तीसरी अपन ने देखी है वो पेरिकार्डियम। लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन अपनी बॉडी में कौन सी होती है, पेरिटोनियम वाली होती है, ये अपन ने देखा। अब आपको मैंने बताया कि हर जगह जो सीरस मेम्ब्रेन होती है उसकी 2 लेयर होती हैं, एक आउटर वाली होती है और एक इनर वाली होती है। ठीक है, आउटर वाली का क्या नाम आता है, आउटर वाली का नाम होता है पैराइटल मेम्ब्रेन। क्या होता है, पैराइटल मेम्ब्रेन। और जो इनर वाली होती है उसका क्या नाम है, विसरल। क्या होता है, विसरल मेम्ब्रेन। तो अपन ने देखा कि एक होती है पैराइटल सीरस, एक होती है विसरल सीरस। ये आउटर होती है पैराइटल, ठीक है, बिल्कुल अंदर होती है किसके, फाइब्रस के। अब एक बात देखना कि अपन ने यहाँ पर विसरल सीरस या विसरल पेरिकार्डियम, आपको पता है विसरल पेरिकार्डियम क्या है, ये जो सीरस मेम्ब्रेन की अंदर वाली लेयर विसरल पेरिकार्डियम होती है। क्लियर है बात? अब एक पॉइंट की बात सुन रहा हूं, मार करके लिख लेना कि जो विसरल सीरस मेम्ब्रेन है ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एपिकार्डियम। इसको क्या बोलते हैं, एपिकार्डियम बोलना है। तो कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि पेरिकार्डियम अलग होता है, एपिकार्डियम अलग होता है, ये बात याद रखना। मैं बताऊंगा कि पेरिकार्डियम अलग है, ठीक है, पेरिकार्डियम होता है सबसे बाहर वाली लेयर, तो पेरिकार्डियम का एक छोटा सा पार्ट होता है एपिकार्डियम, एपिकार्डियम, जिसको अपन बोल सकते हैं विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग होती हैं, कोई भी बात को नहीं बताएगा, इतना डिटेल में कोई नहीं जाएगा, लेकिन आप ध्यान रखना कि ये क्या होती है, विसरल पेरिकार्डियम जो होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, एपिकार्डियम बोलते हैं। क्लियर? क्या बोलते हैं, एपिकार्डियम इसको बोला जाता है। क्लियर? अब एक बात और याद रखना कि इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन पेरिकार्डियल स्पेस। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल स्पेस। ठीक है, तो पेरिकार्डियल स्पेस क्या होता है, आप बोल सकते हो स्पेस बिटवीन विसरल एंड पैराइटल पेरिकार्डियम। यदि इन दोनों पेरिकार्डियम के बीच का जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल स्पेस बोलते हैं। और इसमें क्या भरा होता है, फिल्ड विद, इसमें क्या भरा होगा, फिल्ड विद पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसमें क्या भरा होता है, फिल्ड होता है किससे, पेरिकार्डियल फ्लूइड इसके अंदर भरा होता है। इसके अंदर क्या भरा होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड इसके अंदर भरा होता है।
और कितना होता है ये पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये भी याद रखना, कई बार पूछ भी सकते हैं एग्जाम में कि पेरिकार्डियल फ्लूइड कितना होता है, तो याद रखना 15 से लेके 50 ml तक होता है। और क्या काम करता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, क्या काम करता है ये भी आप समझ लो कि पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम क्या है। देखो फ्लूइड होगा वहां पे फ्रिक्शन कम होगा। नॉर्मल क्या होता है, ये दोनों मेम्ब्रेन सिस्टोल होता है डायस्टोल होता है, ऊपर नीचे होती रहती है। यदि फ्लूइड नहीं होता तो ये क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है, फ्रिक्शन होता है इनमें और रप्चर हो जाती है। तो इससे बचाने के लिए इन दोनों के बीच में पानी भर दिया, जिससे क्या है अब इनमें फ्रिक्शन रहेगा, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आएगी। मतलब कि ये क्या कहता है, प्रिवेंट फ्रॉम फ्रिक्शन, ये दोनों लेयरों को फ्रिक्शन होने से बचाता है, हार्ट की लेयरों को फ्रिक्शन होने से बचाता है एंड प्रिवेंट करता है रप्चर होने से। फ्रिक्शन नहीं होगा तो रप्चर भी नहीं होगी, वो डैमेज भी नहीं होंगी। ठीक है, नॉर्मल कितना होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, 15 से 50 ml होता है। यदि किसी इंफेक्शन की वजह से पेरिकार्डियम में इंफेक्शन हो जाता है, अब ये भी आपको एक पॉइंट और बता देता हूं कि ये बनाता कौन है, पेरिकार्डियल फ्लूइड है। अपन बात करें कि पेरिकार्डियल फ्लूइड है ना, पेरिकार्डियल फ्लूइड है ना, कि कितना होता है 15 से 50 ml होता है। ये सिंथेसिस कौन कराता है, कौन इनको फॉर्म करता है, ये सिंथेसिस कौन करता है इनका। ठीक है, तो ये बात मैं आपको बताता हूँ, समझो। अपन ने बात करी कि पेरिकार्डियम में सीरस मेम्ब्रेन की, अब इनकी हिस्टोलॉजी समझो थोड़ा। अपन ने बात करी सीरस मेम्ब्रेन की, सीरस पेरिकार्डियम की। ठीक है, तो पेरिकार्डियम में दो तरह की सेल पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, टू टाइप ऑफ सेल इनमें पाई जाती है। दो तरह की सेल पाई जाती है, एक तो इनमें पाई जाती है मीजोथीलियल सेल। क्या पाई जाती है, मीजोथीलियल सेल। ठीक है, और दूसरी पाई जाती है इनमें लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम है, सपोर्टिंग का। अब आपको मैंने एक चीज और बताई थी पहले, कभी आपने ध्यान दिया हो कि एक स्ट्रक्चर और बताई थी मीजोथीलियम, बताओ बताई थी या नहीं। आप याद करो जब मैं आपको बता रहा था सिंपल स्क्विमस एपिथेलियम। ठीक है, मैं जब आपको बताता सिंपल स्क्विमस एपिथेलियम, जब मैंने बताया था तो वहां पे एक स्ट्रक्चर बताई थी मैंने। ठीक है, उसका नाम था BLAME। ठीक है, बी मतलब बोवन कैप्सूल। ठीक है, एल मतलब लंग एल्वियोलाई। ठीक है, एम मतलब क्या बताया था, एम मतलब बताया था मैंने मीजोथीलियम। ठीक है, ई मतलब आपको मैं पहले बता चुका कि एंडोथीलियम। ठीक है, मैंने यहां भी इस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया। मीजोथीलियम मैंने उस टाइम भी बताया था, जो भी पैराइटल कैविटीज होती हैं, ठीक है, जो भी ये सीरस मेम्ब्रेन की कैविटीज है उनकी जो बाउंड्री होती है, मैंने वहां भी बताया होगा कि बाउंड्री बनाता है, बाउंड्री ऑफ सीरस मेम्ब्रेन। जितनी भी सीरस मेम्ब्रेन होती है उनकी बाउंड्री कौन बनाता है, मीजोथीलियम। ठीक है, और उसी मीजोथीलियम में जो सेल पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, मीजोथीलियल सेल। और ये सेल है, ये जो मीजोथीलियल सेल है ना, जो पेरिकार्डियम के अंदर मीजोथीलियल सेल होती है, यही पेरिकार्डियल जो फ्लूइड है, यही जो पेरिकार्डियल जो फ्लूइड है उसका क्या करता है, सिंथेसिस करता है। ठीक है, यही इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा। तो मैंने आपको बता दिया कि पेरिकार्डियल फ्लूइड कहां से बनता है, जो पेरिकार्डियम होती है उसमें जो सीरस पेरिकार्डियम होती है उसके अंदर क्या पाई जाती है, विस्केरल सेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सॉरी मीजोथीलियल सेल पाई जाती है। उस मीजोथीलियल सेल से क्या बनता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड बनता है। नॉर्मल कितना होता है, 15 से लेके 50 ml होता है। अब आपको आगे जाके पढ़ोगे आप, जब आप मेडिसिन पढ़ोगे उसमें आगे जाके आप पढ़ोगे कि कई बार इस पेरिकार्डियम में सूजन आ जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। अब इन्फेक्शन हो जाता है तो ये मीजोथीलियल सेल भी तो पेरिकार्डियम में ही है, इस सीरस मेम्ब्रेन में भी इन्फेक्शन होगा, मीजोथीलियल में भी इन्फेक्शन होगा, और यहाँ पे और ज्यादा फ्लूइड बनने लग जाता है। और ये फ्लूइड है लगभग 100 ml से ज्यादा हो जाता है, 200 ml से ज्यादा हो जाता है, और आपकी बॉडी में ये फ्लूइड बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन बोलेंगे। इस फ्लूइड को निकालना जरूरी हो जाता है, आपको आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इस फ्लूइड को निकालना जरूरी हो जाता है। डायरेक्ट हार्ट में क्या डालते हैं, सिरिंज डालते हैं और फ्लूइड को निकाला जाता है। ठीक है, तो ये सब अपन आगे बढ़ेंगे, क्लियर। ठीक है, तो ये तो मीजोथीलियल मेन सेल होगी, वो क्या है, मीजोथीलियल। दूसरी सेल होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू। इस कनेक्टिव टिश्यू का हरदम एक ही काम रहा है आज तक, सपोर्ट देने का। तो इसका क्या काम होता है, सपोर्ट टू मीजोथीलियम, या मीजोथीलियम को ये क्या करता है,
सपोर्ट देता है। और मेसोथीलियम किस कनेक्टिव टिश्यू का, सॉरी किस टिश्यू से मिलकर बना होता है मेसोथीलियम? वो बना होता है सिंपल स्क्विमस एपिथेलियम का मिलकर बना होता है। ठीक है, और ये क्या बनाता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड बनाता है, जो कि फ्रिक्शन से क्या करता है? प्रिवेंट करता है। अब आपको बताना नहीं चाहिए, बहुत डिटेल में जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप सुन लो कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और होती है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर और होती है पेरिकार्डल साइनस। ठीक है, क्या होती है? पेरिकार्डल साइनस और पाए जाते हैं। एक्चुअली आपको ये बात तो समझ में आई गई होगी कि हार्ट में सबसे ऊपर से चले तो एक फाइब्रस पेरिकार्डियम देखा, तो एक फाइब्रस पेरिकार्डियम था, और दूसरा कौन सा पेरिकार्डियम था आपका? हाँ, सीरस पेरिकार्डियम था। फाइब्रस अपने देख लिया कि बहुत टफ है, हार्ड स्ट्रक्चर, जबकि सीरस देखा तो दो लेयर है उसमें। ठीक है, एक बाहर वाली पैराइटल, अंदर वाली सीरस है ना? और उन दोनों के बीच में क्या है? पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ है। अब कुछ जगह पेरिकार्डियल फ्लूइड है वो थोड़ा भरा हुआ है, मतलब कि अपन कह सकते हैं कुछ जगह लार्ज डायमीटर वाले पेरिकार्डियल में स्पेस है, लार्ज डायमीटर पेरिकार्डियल स्पेस है ना? सर्टेन पैलेस, सर्टेन पॉइंट पे, कुछ पॉइंट पे, जैसे हार्ट के चारों तरफ अपन ने देखा कि सपोज ये हार्ट है तो इसके चारों तरफ ये पेरिकार्डियम है, और ये विसरल है, ये आउटर, तो कुछ जगह जैसे एक ये जगह बड़े मिल गया, एक ये जगह बड़ा मिल गया, तो दो जगह क्या है? ज्यादा पेरिकार्डियल स्पेस है, जहाँ पे ज्यादा पेरिकार्डियल फ्लूइड रहता है। ठीक है, वहां पे मोर पेरिकार्डियल फ्लूइड रहेगा, वहां पे मोर पेरिकार्डियल फ्लूइड होगा, उसको अपन क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल साइनस बोलते हैं। और ये दो जगह होता है आपको, ये पूरे हार्ट में दो जगह देखने को मिलता है। एक को बोलते हैं ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस, एक को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स बोलते हैं, और एक को ओब्लिक बोलते हैं। एक को ट्रांसवर्स बोलते हैं, एक को ओब्लिक। जो ट्रांसवर्स वाला है वो कहाँ पाया जाता है? हार्ट के ऊपर पाया जाता है, जो एंटीरियर टू सुपीरियर वेना केवा एंड पोस्टीरियर टू अरोटा, अरोटा और सुपीरियर वेना केवा के बीच में पाया जाता है, ऊपर की तरफ, हार्ट के ऊपर की तरफ, नियर द बेस, बेस के पास पाया जाता है। क्योंकि ओब्लिक है वो एपेक्स के पास में पाया जाता है, या अपन कह सकते हैं एल के, सॉरी आप कह सकते हो एपेक्स के पास में पाया जाता है, या आप इतना कह सकते हो ये कहाँ पाया जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल के पीछे पाया जाता है, बिहाइंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल के पीछे पाया जाता है। ठीक है, वैसे ये कभी आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन आप याद रखना कि पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? पेरिकार्डियल स्पेस में। अब पेरिकार्डियल स्पेस कई जगह से फूला रहता है, जहाँ पे ज्यादा पेरिकार्डियल फ्लूइड पाता है, वो दो जगह होता है, तो ऊपर पाता है बेस के पास में, और एक एपेक्स के पास में पाता है। ये बात आप याद रखो। ठीक है, बेस के ऊपर पाता है वो ट्रांसवर्स है, जबकि एपेक्स के पास पाता है वो कौन सा है? ओब्लिक है। तो इस तरह से अपने हार्ट की पेरिकार्डियम के बारे में आज पढ़ा। ठीक है, कल मायोकार्डियम पढ़ेंगे, एंडोकार्डियम पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही।